हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि हमारे पास एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, विच कैन गो अप टू द लेवल ऑफ गेट एंड ईएससी। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों का पूरा हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक जो हम लोगों ने रेडी किया है और इसी से हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। सो फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव अ बैच जहां पर आपको प्रैक्टिस के साथ रिवीजन के लिए भी बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। सो इन दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हम बात करने वाले हैं ऑन टू दी सर्टेन टॉपिक्स, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम रिजर्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं चलिए देखते हैं एक एक करके। सो इफ यू मूव अहेड इनटू द लेक्चर, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 जहां पर साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं विद द लिस्ट 2 कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। जब हम बात करते हैं इनटू द केस ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ द हाइड्रोलॉजी यूनिट हाइड्रोग्राफ, हमें किसी भी एरिया पर होने वाले रेनफॉल के द्वारा जनरेट होने वाले प्रेसिपिटेशन से जो हमारे पास जनरेट होता है रन ऑफ, उस रन ऑफ के द्वारा हमारे पास किसी भी स्ट्रीम में डिस्चार्ज का वेरिएशन कैसा मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसी को यूनिट हाइड्रोग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर डेप्थ ऑफ रन ऑफ जो है वो मान के चला जाता है इक्वल टू यूनिटी के बराबर। तो यहां पर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास दिया था, दैट वाज गिवन बाय शेरमन, और शेरमन के दो सबसे बड़े अजम्पशन थे। एक था हमारे पास टाइम इनवेरियंस और था साथ में एक लीनियर रिस्पॉन्स, कि टाइम कोई भी हो, हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी में कोई चेंज नहीं आएगा, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी सेम। और अगर बात करें लीनियर रिस्पॉन्स की, तो मतलब जितना इनपुट में चेंज देंगे उतना ही आउटपुट में हमें चेंज देखने को मिलेगा। सो दैट वाज गिवन बाय शेरमन। हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए शेरमन वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है विच इज अ कूलिंग प्रोसेस, जो किसी भी बॉडी में से वहां पर प्रेजेंट लिक्विड के पार्टिकल्स जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वहां से लेकर सिस्टम में से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और ये इवेपोरेशन जो है वो किस रेट से होता है, दैट रेट वाज गिवन बाय डेल्टन, और डेल्टन ने बताया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन mm पर डे के रूप में, mm पर आवर के रूप में कितना हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट E माइनस ई एस माइनस ई के बराबर हमारे पास हम इसको लेके चल सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास वेपर्स के प्रेशर में डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इवेपोरेशन का रेट हो सकता है। अगर वेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर इतना ज्यादा है तो वहां पर हमारे पास इवेपोरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, और जितना कम हमारे पास प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमारे पास उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा मतलब उतने ज्यादा वेपराइजेशन हो सकता है। तो दैट वाज गिवन बाय दी डेल्टन्स लॉ कहलाता है। हमारे पास अगर हम बात करें एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूले कई सारे हैं हमारे पास, विच इज बेसिकली रेफर्ड एज रेशनल फॉर्मूला, भी एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूला है हमारे पास। इसके बाद बात कर सकते हैं डिकेंस की, तो डिकेंस का भी फॉर्मूला है, या फिर बात कर सकते हैं राइव्स की, तो राइव्स का फॉर्मूला हो गया, या फिर इसके अलावा बात कर सकते हैं तो बात है हमारे पास इंग्लिश फॉर्मूला की। क्या इनमें से कोई नाम यहां पर दे रखा है? स्नाइडर है और ब्लेनिक रिडल है। तो एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूला यहां पर हमारे पास कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां कहीं पे भी 3 दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को रूल आउट कर दो। 3 यहां दिखाई दे रहा है, 3 यहां दिखाई दे रहा है, 3 यहां दिखाई दे रहा है, तो तीनों ऑप्शन होंगे नहीं। आगे बात करते हैं सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ वाज गिवन बाय स्नाइडर, तो हमारे पास 4 वुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर बी। और कंजम्पटिव यूज इक्वेशन की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम बात करें इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट इवेपो ट्रांसपिरेशन, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कि अगर हम बात करते हैं पता लगाने के लिए यूज होता है लाइजीमीटर, जिसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है ब्लेनिक रिडल इक्वेशन। क्या है? ब्लेनिक रिडल इक्वेशन इनडायरेक्टली बताता है कंजम्पटिव यूज कितना होगा पर मंथ बेसिस पे। तो हमारे लिए यहां पर 3 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, आंसर रिलेट करेगा ए से 2,
ए से 2, बी से 4, सी से 5 और डी से 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ अ 4 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ सर्टेन बेसिन हैज अ पी कोऑर्डिनेट ऑफ 80, ठीक है, द पी कोऑर्डिनेट ऑफ अ 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द सेम बेसिन विल बी। देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, पहले तो समझना है किसकी वजह से हुआ। एक हमारे पास 4 घंटे की बारिश की वजह से हुआ, एक हमारे पास 2 घंटे की बारिश की वजह से हुआ। दोनों में हमारे पास सेम क्या होगा? दोनों में सेम होगा हमारे पास रन ऑफ, कितना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर एरिया सेम है, कैचमेंट का एरिया सेम है, रन ऑफ की वैल्यू 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या होगा? दोनों के लिए बराबर होगा। अगर कंडीशन को मान के चले तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना होगा? बराबर होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ बराबर है तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज सेम। तो अगर हम बात करें एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 4 hour रेन शुड बी इक्वल टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 hour रेन की वजह से, हाँ या ना? अब अगर बात करें यहां पर कि हमारे पास जो बारिश 4 घंटे के लिए हुई उसकी वजह से हमारे पास कुछ एरिया अंडर द यूनिट हाइड्रोग्राफ कुछ बनेगा, और जो बारिश हमारे पास 2 घंटे के लिए उसके लिए कुछ एरिया अंडर द यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा। अब जरा ये सोचो आप, आपके पास बारिश 4 घंटे तक होती है और रन ऑफ आता है 1 सेंटीमीटर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कम रही होगी। इसके लिए अगर बात करेंगे तो हमारे पास 4 घंटे तक बारिश हुई, तो हमारे पास 4 घंटे तक बारिश हुई और उससे हमारे पास हमें कुछ रन ऑफ मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर के बराबर। मान लेते हैं उसका पीक कुछ ऐसा जा रहा है। अस्सी मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर वही बात करते हैं कि ऐसी ही कोई बारिश हुई जो 2 घंटे में ही खत्म हो गई, और 2 घंटे में ही खत्म हो गई, तो फिर उसका हमारे पास रिस्पॉन्स स्ट्रीम में जल्दी देखने को मिलेगा और तेजी से हमारे पास वो पानी फ्लो होते हुए वहां पर पहुंचेगा। तो ऐसे में अगर कोई बारिश हमारे पास सिर्फ 2 घंटे के लिए हो जा रही है तो हमारे पास अगर बात करें इसका और इसका एरिया सेम होगा, अंतर सिर्फ किस चीज का आ रहा है? इसका बेस ज्यादा हो जाएगा और पीक कम रहेगा, इसका बेस कम हो जाएगा और पीक जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 80+ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? ग्रेटर देन 80 के बराबर देखने को मिलेगा हमारे पास हमारा 2 आवर की रेनफॉल की वजह से पीक डिस्चार्ज कितना आ सकता है। क्लियर है बात इतनी? चलिए अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द बेस पीरियड ऑफ अ 6 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन इज 84 hour, अगर कोई 6 घंटे की रेनफॉल की वजह से यूनिट हाइड्रोग्राफ बेसिन का, किसी बेसिन के यूनिट हाइड्रो किसी बेसिन पर बनाए जाने वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो बेस है वो 84 आवर्स का है, तो 12 घंटे की बारिश की वजह से जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा उसमें बेस पीरियड कितना होगा? तो जरा देखो आप, आपके पास एक कोई बारिश हो रही है, 6 घंटे की बारिश है, 6 आवर बारिश है ना, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पास एक जो है वो क्या बना, आपके पास एटी 84 आवर्स का बेस पीरियड बना, ठीक है। इफ द बेस पीरियड ऑफ अ 6 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन इज 84 आवर्स, देन अ 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 12 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ की वजह से हमारे पास बेस पीरियड क्या बनेगा? एक काम करते हैं, इसी में हम 6 घंटे का एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐड करते हैं। तो 6 घंटे का एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐड करने पर वो कहां से कहां चलेगा? वो यहां से चलेगा,
और यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो जैसा पहले एरिया बना था वैसा एरिया अभी भी बनेगा। तो यहां पर हमारे पास ये वाला टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो जाएगा 6 आवर्स का। तो फिर ये आगे भी कितना पड़ेगा, 6 आवर्स। लेकिन अब हमारे पास दो अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ जुड़ चुके हैं तो फिर हमारे पास डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितना हो चुका है, इट इज बिकम टू दी 2 सेंटीमीटर के बराबर। डिवाइड करना पड़ जाएगा। अल्टीमेट जो हमारे पास यहां पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर n इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब ये बन चुका है हमारे पास 12 आवर का DRH बन चुका है। क्या बन चुका है, 12 आवर DRH के बराबर ऑफ n इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी को हम करते हैं डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करने पर क्या कंडीशन बन रही है जरा समझना। अब आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ तो बन चुका है 12 घंटे का, 12 आवर्स, n इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो आपके पास ये बारिश का टोटल टाइम पीरियड आएगा, क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करना है अल्टीमेटली। ऐड करना है तो ये कितना बन जा रहा है अब, 84 प्लस 6 इक्वल टू 90 आवर्स के बराबर। कितना आ जाएगा ये, 90 आवर्स के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एक 2 आवर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, 2 आवर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं बोला है और डीआरएच नहीं बोला, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ नहीं बोला और डीआरएच और यूएच दोनों नहीं बोला। A 2 hour storm hydrograph has 5 units of direct runoff। अगर 5 यूनिट का डायरेक्ट रन ऑफ उसके पास है, 2 hour unit hydrograph from this storm can be obtained by dividing the ordinate of the storm hydrograph by। यहां पर since no info किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, बेस फ्लो के बारे में, अबाउट बेस फ्लो, तो हम क्या मान के चलेंगे, देयरफॉर टेक स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू क्या है ये, DRH है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। क्या है ये, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। तो अगर 2 आवर का DRH है हमारे पास जिसकी 5 यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ की है, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी हैव 5 आवर नहीं 2 आवर DRH ऑफ n इक्वल टू 5, n 5 के बराबर है। और हमें यहां से जाना है कहां पे, हमें 2 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ पे जाना है, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ n इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट हमारे पास जो है वो डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितना होना चाहिए, डायरेक्ट रन ऑफ की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 5 यूनिट दे रखी है यहां पर, हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ में 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए। तो जो भी हमारे पास डीआरएच के ऑर्डिनेट्स हैं उनको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल पाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, डिवाइड बाय 5, तब जाकर हमें मिलेगा हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इज ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बाय क्या, 5 से डिवाइड कर दो, अपना काम बन जाएगा। अगला पूछा है, थियोरेटिकली एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आर पॉसिबल फॉर अ गिवन बेसिन। बना सकते हैं कैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो वो है हमारे पास तरीका, ठीक है, जैसे कि फॉर, क्योंकि यहां पर n इक्वल टू 1 यूनिट तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास ड्यूरेशन कैन बी t इक्वल टू 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे करते करते इनफाइनाइट हमारे पास जो है वो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए जा सकते हैं। थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा, आप इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए कैसे बना पाओगे। तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आर पॉसिबल फॉर अ गिवन बेसिन, ये वाली बात हम सही मान सकते हैं। The rainfall duration and its aerial distribution affect the hydrograph, क्या हाइड्रोग्राफ को ये अफेक्ट करेंगे,
रेनफॉल ड्यूरेशन एंड इट्स एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारा जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ वैलिड फॉर एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर टू 5000 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा हाइड्रोग्राफ क्या अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। रेनफॉल ड्यूरेशन पे अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। रेनफॉल ड्यूरेशन जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, बेस टाइम पर भी वैसा ही असर पड़ता चला जाता है। तो क्या हमारे पास रेनफॉल ड्यूरेशन और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए कि हमारे पास स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और दूसरा हमारे पास करेक्ट रीजन क्यों हो सकता है? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं रेनफॉल ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बन सकते हैं। तो वेरिएशन तो आ ही रहा है, और वेरिएशन आ रहा है तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास पहले वाले स्टेटमेंट का सही रीजन भी बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए अगली बात करते हैं। A catchment area of 90 hectares has a runoff coefficient of 0.4। चलो ठीक है, कैचमेंट एरिया दे रखा है 90 हेक्टेयर्स का, A is given to you, has a runoff coefficient of 0.4। runoff coefficient है K दे रखा है 0.4 का। A storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity 4.5 centimeter per hour creates a peak discharge rate of कितना है? तो रेनफॉल की इंटेंसिटी भी दे रखी है। तो आपके पास यहां पर स्टॉर्म ड्यूरेशन है लार्जर देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास जो इंटेंसिटी दे रखी डायरेक्टली वही लेके चल लेंगे। करना क्या है? निकालना है पीक डिस्चार्ज। जो पीक डिस्चार्ज होता है, क्यू पीक निकालने का तरीका इज जनरली गिवन बाय के इंटू आई इंटू ए। के इज गिवन टू यू एज 0.4, I is given to you as 4.5 सेंटीमीटर पर आवर, और A is given to you as 90 हेक्टेयर्स के बराबर। तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 4.5 सेंटीमीटर को करते हैं मीटर में, क्योंकि आंसर इन्हें किस में चाहिए? मीटर के ऊपर सेकंड में चाहिए। तो सेंटीमीटर करेंगे मीटर में बनेगा 10⁻⁻2 मीटर, और आवर करते हैं सेकंड में तो बनेगा 60 इंटू 60 सेकेंड, और 90 हेक्टेयर करते हैं मीटर स्क्वायर में तो 90 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करने जाएंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज, एक काम करते हैं, ये जीरो, ये 2 जीरो नीचे आएंगे तो नीचे बनेंगे 4 जीरो, तो ये 4 जीरो को इससे कैंसल आउट करते हैं, खत्म खेल। हमारे पास ये बनता है 3 2 जा, और ये बनता है 3 30 जा। ये बनता है हमारे पास 3 2 जा, और ये बनता है 3 10 जा। हमारे पास ये कम्स आउट टू बी क्या? 5। नीचे बचा है 2, तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 0.2। हमारे पास वैल्यू बच रही कितनी? 0.2 इंटू 4.5 इंटू 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 5 इंटू 0.2 करने जाऊंगा, बचेगा 1, और 1 इंटू 4.5 बनेगा 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल बढ़ते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करवाना है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। 4 कंडीशन बोली गई है। राइजिंग लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, फॉलिंग लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, पीक रेट ऑफ फ्लो एंड ड्रेनेज डेंसिटी। अगला सवाल पूछा है, अगला मतलब लिस्ट है। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, फंक्शन ऑफ टोटल चैनल लेंथ, फंक्शन ऑफ कैचमेंट स्लोप, फंक्शन ऑफ स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक। पहले जरा समझते हैं राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ। राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक आपके पास स्टॉर्म प्लस कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, दोनों पे डिपेंड करता है।
कैचमेंट कैसा बना है उस पर डिपेंड करेगा कि राइजिंग लिम्ब कैसा चढ़ेगा, और स्टॉर्म कैसा है, तेज है या स्लो है, उसके हिसाब से राइजिंग लिम्ब का स्लोप बनेगा। वहीं पर बात करते हैं फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो ये डिपेंड करता है ओनली ऑन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि बारिश तो पहले ही बंद हो चुकी है, अब स्लोप कैसा है एरिया का, कैसा एरिया बिछा हुआ है, कैसा एरिया बना हुआ है, टेरेन कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास अब जो डिस्चार्ज है वो कैसे कैसे गिरता चला जा रहा है। तो स्लोप जो है वो राइजिंग फॉलिंग लिम्ब का हमारे पास डिपेंड करेगा ओनली ऑन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बात करते हैं पीक रेट ऑफ फ्लो। तो पीक रेट ऑफ फ्लो कहां से आएगा, ये हमारे पास जो है वो हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म वाटर की, और स्टॉर्म वाटर की बात कर रहे हैं तो पीक रेट ऑफ फ्लो, क्यू पीक की जब बात चलती है तो बात का मतलब ये होता है, हम बात कर रहे हैं के इंटू आई इंटू ए के बराबर। ठीक है, और ड्रेनेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट कैचमेंट एरिया, यही कहलाता है हमारे पास हमारा ड्रेनेज डेंसिटी। तो ये सब किस किस के फंक्शन है जरा समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, क्या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करेगा राइजिंग लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक से? बिल्कुल डिपेंड करेगा, सही बात है। हमारे पास फंक्शन ऑफ टोटल चैनल लेंथ, टोटल चैनल की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम कितनी है हमारे पास हमारे पूरे कैचमेंट एरिया में, उसका फंक्शन है ड्रेनेज डेंसिटी। मतलब ड्रेनेज डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास किसका, टोटल चैनल लेंथ का। तो इसके लिए तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसको, टू को रिलेट करते हैं। फंक्शन ऑफ द कैचमेंट स्लोप, कैचमेंट के स्लोप पे हमारे पास क्या क्या चीजें वेरी कर सकती है भाई, हमारे पास हमारी राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ वेरी कर सकता है, फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ वेरी कर सकता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे पहला वाला ऑप्शन मतलब A1 के लिए भी जा सकता है, A3 के लिए भी जा सकता है। और फंक्शन ऑफ स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास पानी कैसे कैसे इकट्ठा होते चले जा रहा है, कहां पर होगा, कहीं से बहता हुआ आएगा तब जाके स्टोर होगा। तो हमारे पास स्टोरेज कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए फॉलिंग लिम्ब के लिए भी रिलेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो पीक रेट ऑफ फ्लो है वो सिर्फ तीन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द कैचमेंट, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और रन ऑफ कोएफिशिएंट। यहां पर अगर 2 वाला कंफर्म हो चुका है तो 3 और 4 में कहीं पर भी ना के की बात चल रही है, ना ए की बात चल रही है, ना आई की बात चल रही है, तो हमारे पास हमें रिलेट करने की जरूरत है, सी वाले को रिलेट करने की जरूरत है 1 के साथ। अब हमारे पास जो है वो कंडीशन खत्म हो जाती है, राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब को हमें कैचमेंट और स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जोड़ने की जरूरत है। तो जरा ये सोच के बताओ मुझे कि कैचमेंट के स्लोप पर या स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कौन कैसे पैरामीटर हमारे पास डिपेंड करेगा। तो हमारे पास यहां पर सी के लिए हो चुका है 1 और डी के लिए हो चुका है 2, सी के लिए 1 और डी के लिए 2। कहीं और वेरी कर रहा है क्या? कहीं और पर भी मैच कर ही नहीं रहा है। आंसर तो अपने आप हमारे पास हमें निकल कर आ चुका है, क्या आंसर इज ए। लेकिन पहले सोचो कि ए के लिए राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो हमारे पास अगर हम बात करें फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ को हम कैचमेंट के स्लोप से रिलेट कर सकते हैं। और फंक्शन ऑफ द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बात कर रहे हैं तो पानी हमारे पास जैसे जैसे कहीं से बहता हुआ आते चले जा रहा है और कहीं पर जाकर इकट्ठा होते चले जा रहा है, तो वहां पर कैसे वो कितने समय में कैसे स्टोर होते चले जा रहा है ये डिपेंड करेगा हमारे पास हमारे फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऊपर। तो हम बी को रिलेट करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, और ए को रिलेट करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ए के लिए 3 हो जाएगा, बी के लिए 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले पर आते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू कैचमेंट एरियाज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यही असम्पशन है हमारे पास। यूनिट हाइड्रोग्राफ कहां से कहां तक लगता है, 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से बड़े और 5000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे वाले एरिया में लगेगा। तो इज नॉट एप्लीकेबल टू कैचमेंट एरिया लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लार्ज कैचमेंट एरिया, बात सही है। जब एरिया बड़ा होता है
तो एरिया बड़ा होता है, तो हमारे पास कोई एक स्टॉर्म आया और उस स्टॉर्म का अगर हम बात करें कि स्टॉर्म यहां पर आया, बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो स्टॉर्म का आई कहां पर होगा, पीक कहीं पर होगा, बाहर बाहर हमारे पास रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो सकती है या कुछ वेरी कर सकती है। तो ऐसे केस में बड़े एरियाज में क्या होता है, रेनफॉल में वेरिएशन आ जाता है, और रेनफॉल की इंटेंसिटी में रेनफॉल में वेरिएशन आ गया तो फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास हर जगह के लिए सेम नहीं बनेगा, हमेशा पूरे एरिया के अंदर वेरिएबल बनेगा, वेरिएबल बनेगा तो हमारे पास हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो कहानी है वही खत्म हो जाएगी, जो असम्पशन है वही खत्म हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो हमारे पास रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लार्ज कैचमेंट एरिया, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ छोटे एरिया या फिर इतने ही एरिया की कैटेगरी में क्यों लगता है, क्योंकि इससे बड़े में जाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एक कैचमेंट एरिया है हमारे पास 252 किलोमीटर स्क्वायर का, has a 6 hour unit hydrograph which is a triangle with time base of 35 hours, 35 hours. What is the peak discharge of DRH due to 5 centimeter effective rainfall in 6 hour from that catchment? चलिए ठीक है, आपके पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनना चाहिए, पहली बात तो ये ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, जिसका बेस कितने का है, 35 आवर्स का। इसका कुछ क्यू पीक भी हो सकता है, कितना है अभी नहीं पता, और ये है हमारे पास हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगर हम बात करें रेनफॉल कितनी है इसकी, तो रेनफॉल है हमारे पास कितनी, 6 आवर्स की। जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। तो अगर मैं लिखना चाहूं एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ कितना बनेगा, तो देखो ये है ट्रायंगुलर पोर्शन और ये है आपके पास पीक की वैल्यू, तो क्यू पीक हाफ बेस इंटू क्यू पीक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। तो इसे लिखेंगे डेप्थ ऑफ रन ऑफ इंटू एरिया। अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितनी लेके चलनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो निकल के आ जाएगा यहां से क्यू पीक। क्यू पीक अगर बात करें तो बनेगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इंटू एरिया दे रखा है 252 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या फिर इंटू 2 कर लेते हैं, ये उधर जाएगा, बचेगा नीचे क्या 35 आवर्स के बराबर। आंसर चाहिए क्यूमेक्स में, तो वो भी कर लेते हैं कैलकुलेट, क्यूमेक्स में भी कर लेते हैं, क्या निकल कर आएगा, ये कन्वर्जन कर लेते हैं। क्यू पीक बनेगा हमारे पास हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ का 1 इंटू 252 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 35, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो इंटू 10 टू द पावर -2, किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब आ गया। और डे को, सॉरी डे नहीं आवर्स है, आवर्स को सेकंड में करना है, सेकंड। तो जरा आप ये देखो यहां पर आपके पास कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 0 0 0 4 0 चले गए, 6 से बचा 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है क्या, 252 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 6 इंटू 6, क्यू पिक कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं इसे। तो ये जरा देखो आप, ये लिखा है 252, अगर 6 से भी निकालने जाओगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज हाउ मच
ये बनेगा हमारे पास 42 के बराबर। ठीक है, 42 इंटू 5 करते हैं तो बनेगा 200, और 42 इंटू 6 करते हैं तो बनेगा 240, और बचे हमारे पास 12 एक्स्ट्रा, तो 6 टू 12 बन ही रहा है, सॉरी हमारे पास बन ही रहा है वो। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें तो ये बन जाए कितने टाइम्स, 42 टाइम्स, राइट, 42 टाइम्स बनेगा ना। हाँ ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 6 1 और 6 7 42, 7 1 7 5 ऊपर बचा है 100 इंटू 2, तो 10⁻² इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बचा है 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर। अब हमारे पास यहां पर पूछा है पीक डिस्चार्ज डीआरएच का कितना होगा अगर इफेक्टिव रेनफॉल 6 घंटे की रेनफॉल की वजह से 5 सेंटीमीटर की बन जाती है। तो यहां पर आपके पास जो क्यू पीक बनेगा आपके पास डीआरएच वो होगा क्यू पीक ऑफ यूएच डिवाइडेड बाय, सॉरी, इनटू इफेक्टिव रेनफॉल मैग्नीट्यूड, जो कि कितना निकल कर आएगा 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 5 इक्वल टू 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर आ जाएगा सी, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पूछा है 4 घंटे का हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मतलब 4 घंटे की बारिश की वजह से यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास है, जो कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका बेस है 48 घंटे का और पीक है 300 मीटर क्यूब पर सेकंड का। एरिया ऑफ द कैचमेंट बेसिन क्या होगा, तो देखो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, और एरिया अंडर द यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बनेगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रन ऑफ इंटू एरिया इंटू द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, हाफ बेस कितना है 48 आवर्स इंटू पीक डिस्चार्ज दे रखा है 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितनी है, एरिया पूछा ना कैचमेंट का, डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितनी है 1 सेंटीमीटर इंटू एरिया। एरिया किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, निकाल देंगे किलोमीटर स्क्वायर में, कोई झंझट नहीं है उसका। कैसे निकलेगा जरा देखो, ये बना है 1/2 इंटू 48, आवर करना है सेकेंड्स में, तो बनेगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्या बन जाएगा ये एरिया। कितना आ जाएगा, कर लो कैलकुलेट, सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर क्यूब गया, मीटर स्क्वायर बचा। अब जरा देखो आप 10⁻⁻² है, तो ये ऊपर जाएगा बनेगा 10⁻²। आंसर कितना आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो ये बचेगा हमारे पास 224 टाइम्स, तो 24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 300, तो इसे कैलकुलेट कर लेते कितना आ रहा है ये 24 इंटू 6 इंटू पूरे कर लेते हैं 60 इंटू 60 इंटू 300, 1 2 3 4 5 6, ये सब ऊपर जाएंगे, तो बचेगा ये 24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर।
24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, 2592। आंसर क्या आ जाएगा? 2592। आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, ऐसा ही एक सवाल है, एक ट्रायंगुलर डीआरएच है जो कि हमारे पास किसी स्टॉर्म की वजह से हो रहा है द टाइम बेस ऑफ 60 आवर्स एंड अ पीक फ्लो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड occurring at 20 hours from the start. If the catchment area is 300 किलोमीटर स्क्वायर, what is the rainfall excess in the storm? सिंपल सा फंडा है। आपके पास फिर से क्या बात बन रही है? एरिया अंडर डीआरएच, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कितना होगा? तो हाफ, ट्रायंगुलर शेप लेके चला है, हाफ बेस, बेस कितना है? 60 आवर्स का, इंटू 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अकरिंग एट 20 आवर फ्रॉम द स्टार्ट, उससे कोई मतलब अभी है नहीं हमें, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें पता करना है कैचमेंट एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर का है, व्हाट इज द रेनफॉल एक्सेस इन द स्टॉर्म, तो बनेगा वो n सेंटीमीटर लेके चलते हैं, इंटू 300 किलोमीटर स्क्वायर। हमें आंसर किसमें मिलेगा वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, हम उसको n लेके चलते हैं, आ जाएगा हमारे पास यहां से n कितना आ जाएगा जरा देखो, 1/2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू 30 बाय या 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो ये ऐसा लिखा है इसे तो ऐसा ऐसा रहने दे दिया, इसको नीचे लिया है, इसको नीचे लाएंगे तो बनेगा 300 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड गया, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया, बचेगा सिर्फ मीटर, और मीटर है और आंसर इन्होंने एमएम में पूछा है, निकाल देंगे क्या आ जाएगा जरा देख लो आप। आपके पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4, इससे गए तो बचा 10⁻²। ठीक है, अब आपके पास नीचे बचा 10⁴ टोटल में, आंसर आएगा मीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं एमएम में, बनेगा आंसर 10⁻³ mm, हमारे पास सॉरी 10⁻³ mm। तो नीचे के 1 2 और ये 3 जीरो गए, इससे चले गए, नीचे का 1 3 इस 3 के साथ गया, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 1 6, ये इसके 3 के साथ गया, 2 के साथ गया, बचा 3, 6 इज 36, और 36 इंटू 3 कम्स आउट टू बी हमारे पास कितना? 108 के बराबर, और 108/10 कितना बनेगा? 10.8 mm के बराबर। यहां 10.8 मीटर लिखा हुआ है, इसे mm कर लो, आंसर क्या हो जाएगा? n = 10.8 mm के बराबर, आंसर इज सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्टॉर्म वाज ट्रायंगुलर इन शेप विद अ बेस ऑफ 80 आवर्स एंड पीक ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द कैचमेंट एरिया इज दिस मच, इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ द स्टॉर्म इज हाउ मच? अब देखो बहुत जल्दी से आसानी से करते हैं, क्या लिखा हुआ है? हाफ बेस, बेस कितना है? 80 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू क्या? 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इक्वल टू हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है किसका? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का है, एन इंटू वॉट? 1440 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी रामायण आप समझ चुके हो, कैसे करना है समझ में आ जाएगा आपको, डायरेक्टली मूव करते वैल्यू इधर उधर, तो n इक्वल टू, आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, सारा कन्वर्जन कर लेते हैं, 1/2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर क्यूब, सेकंड से सेकंड गया, आ रहा है n, आंसर आएगा मीटर में
तो इसको कैंसिल आउट करते हैं मीटर को, और मीटर को लिखते हैं क्या 10⁻², सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। ऊपर देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और एक 7 गायब हो गए। ठीक है, अब जरा देखो 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो हमारे पास 12 12 जा 144, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा और 2 2 जा। तो हमारे पास यहां से n कितना आ रहा है, n इज कमिंग आउट टू बी 2 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। डी आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। चलिए, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफी ड्यू टू स्टॉर्म आइडियलाइज इनटू अ ट्रायंगुलर शेप हैज अ पीक फ्लो रेट ऑफ 60 मीटर क्यूब पर सेकंड अकरिंग एट 25 आवर्स फ्रॉम इट स्टार्ट्स। कब से चालू होता है उससे हमें कोई मतलब अभी है नहीं। इफ द बेस विड्थ ऑफ द ट्राइटोग्राफ इज 72 घंटे हमारे पास बेस पीरियड है, एंड द कैचमेंट एरिया जिसमें द रन ऑफ फ्रॉम द स्टॉर्म इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो अब जरा देखो डायरेक्ट लिखता हूं, n इक्वल टू क्या, सारी चीजें पता है, हाफ बेस है 72 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय एरिया दे रखा है 777.6 किलोमीटर स्क्वायर है इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। सेकंड से सेकंड गया, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से गया, और मीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, बनेगा 100 सेंटीमीटर। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ ये 6 जीरो कन्वर्ट करते हैं और इसको लिखते हैं 777.6 के बराबर। 1 2 3 4 5, तो ये पूरा गया और ये लिखाएगा हमारे पास 777.6 के बराबर। ये 2 1 जा हमारे पास, और ये हमारे पास बनेगा, इसको नहीं कैंसिल आउट करते हैं, विल कैंसिल आउट दिस, ये बनेगा 3 टाइम्स। अगर इसको कैंसिल आउट करने जाएंगे तो इसे कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। 777.6 डिवाइडेड बाय 3, तो 777.6 डिवाइडेड बाय 3 बनता है कितना, ये 2592, और 2592 डिवाइडेड बाय 6 ये बनता है हमारे पास 432, डिवाइडेड बाय 6 ये बनता है हमारे पास 72, और ये 72 से डायरेक्टली चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आंसर, 1 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, a इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मतलब क्या बन गया, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बन चुका है। क्या बन चुका है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगला सवाल है हमारे पास, पीक मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्लड हाइड्रोग्राफ। ये इस बार देखो DIH नहीं है, क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ है। किसका सिग्निफिकेंस है, बेस फ्लो का। 4 आवर स्टडी ड्यूरेशन ओवर अ कैचमेंट इज 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल है 6 सेंटीमीटर की, और इन्फिल्ट्रेशन लॉस है ड्यूरिंग दी 4 आवर पीरियड इज 2 सेंटीमीटर। कांस्टेंट यूनिफॉर्म बेस फ्लो है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का। इस प्रीमाइज थ्रू आउट द पीक वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होगा। तो देखो पहले तो समझो कि आपके पास फ्लड हाइड्रोग्राफ में से माइनस आपने क्या किया, माइनस बेस फ्लो किया तो बना DRH। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ है 300 मीटर क्यूब पर सेकंड का, माइनस आपने किया क्या, बेस फ्लो 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का। इसे लिखता हूं क्यू पीक फ्लड हाइड्रोग्राफ का माइनस बेस फ्लो इज इक्वल टू क्यू पीक ऑफ DRH। तो ये बन जाए कितना, 300 माइनस 20 इज इक्वल टू 280 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो आ चुका है। अब हमसे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना होगा।
अगर मुझे मेरे डीआरएच की डेप्थ ऑफ रेनफॉल या सॉरी डेप्थ ऑफ रन ऑफ मिल जाए तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अब निकालते हैं डेप्थ ऑफ रन ऑफ। तो हमारे पास रन ऑफ डेप्थ कितनी बन जाएगी, जितनी रेनफॉल हुई है उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, हमारे पास हमारा इनफिल्ट्रेशन। तो रन ऑफ डेप्थ आ जाएगा हमारे पास रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन। तो 6 घंटे की नहीं 4 घंटे की रेनफॉल है, उसमें 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल है और हमारे पास इनफिल्ट्रेशन लॉस है ड्यूरिंग दी 4 आवर पीरियड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का लॉस है। तो वो बन जाए कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ डेप्थ आ चुकी है 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारे पास यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो जो क्यू पीक है हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ का, वो बनेगा क्यू पीक ऑफ डी आर एच जो भी होगा डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ रन ऑफ। तो ये कितना आ जाएगा 280 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, तो ये बन जाए कितना 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कि जो एस कर्व हाइड्रोग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा हाइड्रोग्राफ होता है। एस कर्व हाइड्रोग्राफ हमारे पास कई सारे डी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को मिलाने से बनता है, कई सारे डी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को मिलाने से बनता है। तो ऐसे में हमारे पास यहां से हमारा जो हाइड्रोग्राफ है उसका एक इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज बन जाएगा और क्यू इक्विलिब्रियम जो बनता है इट इज इक्वल टू 2.77 ए बाई डी के बराबर। मेरे डी इज द ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ और ए इज द कैचमेंट एरिया। तो क्यू इक्विलिब्रियम हमारे पास निकल कर आता है 2.77 ए बाई डी के बराबर से। तो हमारे पास यहां पर रेनफॉल हमारे पास क्या मानी जाएगी कि भाई कैसी हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी इज कंसिडर्ड टू बी आर इज कंसिडर्ड टू बी हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी इज कंसिडर्ड टू बी 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन डी आवर्स ड्यूरेशन। तो रेनफॉल इंटेंसिटी आता है सेंटीमीटर पर आवर में। तो 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल की वजह से हमारे पास वो रेनफॉल या वो इफेक्टिव रेनफॉल कितने आवर्स में हो पा रही है उसी को हम हमारे लिए क्या मानेंगे, इफेक्टिव या रेनफॉल इंटेंसिटी मानेंगे। तो हमारे पास इफ फ्लो फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इंटेंसिटी रेन 1 सेंटीमीटर पर आवर के बेसिस पे बोला जा रहा है ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन, कितने इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, उसी को बोला जाता है क्या, एस कर्व हाइड्रोग्राफ। प्रोड्यूसिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ ओवर द बेसिन, कोई मतलब नहीं है इसका। हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई मतलब नहीं है इसका। ऑफ द टोटल स्टॉर्म ड्यूरेशन इन एनी सिंगल स्टॉर्म रेनफॉल, कोई मतलब नहीं है इसका। आंसर क्या होगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है एक पीक फ्लो ऑफ अ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 6 आवर स्टॉर्म इज 470 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोला है द करस्पॉन्डिंग एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज 8 सेंटीमीटर। assume an infiltration loss of 0.25 centimeter per hour and a constant base flow of 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम दिस कैचमेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, क्यू पीक निकालना है डीआरएच का, तो वो बन जाएगा क्यू पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस द बेस फ्लो, जो कि बनेगा हमारे पास 300 नहीं 470 माइनस बेस फ्लो है हमारे पास 15 मीटर क्यूब पर सेकंड का, जो कि बनेगा 455 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमारे पास यहां से पूछा जा रहा है कि रन ऑफ डेप्थ कितना होगा। तो रन ऑफ डेप्थ बनेगा हमारे पास क्या, रेनफॉल
माइनस इनफिल्ट्रेशन। अब रेनफॉल हो रही है हमारे पास 6 घंटे के स्टॉर्म में, रेनफॉल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर की, इनफिल्ट्रेशन लॉस है हर घंटे में 0.25 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है माइनस 0.25 सेंटीमीटर पर आवर का इनफिल्ट्रेशन रेट है 8 घंटे के लिए, नहीं 6 घंटे का स्टॉर्म है, तो 6 घंटे के लिए आवर से आवर जाएगा 6 इंटू 0.25 कितना बनेगा 1.5 के बराबर। तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर माइनस 1.5 सेंटीमीटर कम्स आउट टू बी कितना 6.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से मेरे पास क्यू पीक डीआरएच का आ चुका है। मुझे चाहिए क्या क्यू पीक अपने यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ड्यूरेशन सेम है, सभी में ड्यूरेशन सेम है, तो क्यू पीक चाहिए मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ का, जो कि आएगा क्यू पीक हमारे डीआरएच से डिवाइडेड बाय एन, और एन है हमारे पास कितना 6.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना 455 6.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। 455 लिखा हुआ है बटे 65 मतलब 4550 डिवाइडेड बाय 65। अब ये चेक कर लो 65 हमारे पास 455 टाइम्स में जा सकता है क्या? अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 6 7 42, मतलब 60 को अगर मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 7 टाइम्स निकल कर आएगा। 420 में से बचा अब क्या हमारे पास 455 में से 420 हट गया, तो बचा अब हमारे पास कितना 35, और 35 को 5 से लेके चलो तो वो भी 7 टाइम्स है। तो ये हमारे पास अगर मैं इससे कैंसिल आउट करने भी जाऊंगा तो हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज 70 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर जो है वो बी हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 ईयर फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर। अब जरा देखो आपके पास जब भी कोई प्रोबेबिलिटी की बात आती है किसी भी फ्लड की और बात आती है एटलीस्ट वंस इन सम पर्टिकुलर ईयर, तो यहां पर हम बाइनोमियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बाइनोमियल कॉन्सेप्ट जब यूज करने जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बन जाए क्या एनसीआर पी की पावर आर और हमारे पास 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर। लेकिन दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का मतलब होता है नेवर इन एन ईयर्स। नेवर इन एन ईयर्स का मतलब यह होता है कि आर की पावर 0। ठीक है, तो यहां पर रिलायबिलिटी के केस में अगर मैं लिखने में जाऊंगा प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी मेरे पास, तो आर की पावर 0 कर दो, एनसी 0 बन जाएगा 1, पी की पावर 0 बन जाएगा 1, ये बनेगा 1 माइनस पी की पावर एन के बराबर, 1 माइनस पी की पावर एन के बराबर। एक होता है रिस्क, रिस्क होता है एटलीस्ट वंस इन एन ईयर्स। एक भी बार हो जाए, कम से कम एक भी बार हो जाए तो फिर वो रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज 1 माइनस रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एन ईयर्स में कभी भी ना हो, और रिस्क का मतलब होता है एन ईयर्स में एक भी बार हो जाए या हर बार हो जाए, वो सभी रिस्क है। तो रिलायबिलिटी मतलब 0 टाइम्स को हटा दो तो बच्चा सब क्या है, वो हमारे पास सब रिस्क है। तो ये बन जाता है हमारे पास 1 माइनस पी की पावर एन के बराबर। अब यहां पर हमसे पूछा है एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड, 10 ईयर फ्लड है हमारे पास, 10 ईयर जो दे रखा है ये हमारे पास क्या दे रखा है, रीअकरेंस इंटरवल दे रखा है, टी दे रखा है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो ये कैपिटल पी है हमारे पास, सॉरी इसे लिखता हूं स्मॉल पी,
और ये है हमारे पास हमारा कैपिटल पी। तो यहां पर हमारे पास कैपिटल पी निकालने का तरीका होता है 1 अपॉन रिकरेंस इंटरवल विच इज इक्वल टू 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 के बराबर। तो अगर रिस्क पूछा है हमसे इन द नेक्स्ट 4 ईयर, तो यहां पर n दे रखा है 4 के बराबर, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी या रिस्क बन जाएगी कितनी, रिस्क वुड कम आउट टू बी एज 1 माइनस 1 माइनस पी की पावर n के बराबर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.1 की पावर 4 के बराबर, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस 0.9 की पावर 4 के बराबर। तो अब ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। 0.9 की पावर 4 comes out to be 0.6561 और 1 माइनस आंसर वुड कम आउट टू बी ए 0.343 टेकिंग टू बी इक्वल टू 35%। तो आंसर क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 35% के बराबर की प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। अगला सवाल है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज क्या होता है। तो फ्लड के लिए हमारे पास 3 टर्म यूज होते हैं, डिजाइन फ्लड, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड और मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड का मतलब वो फ्लड होता है जो कि हमारे पास हमारे सीवियर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, एक्सक्लूडिंग दी रेयरेस्ट कॉम्बिनेशंस जो कि बन सकते हैं। लेकिन एक होता है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड जो कि हमारे पास सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ दी एनवायरमेंटल कंडीशन से बनेगा और उसी के अंदर हमारे पास रेयरेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस को हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो ऐसा हमारे पास जो भी फ्लड बनेगा वो कहलाएगा प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, जिसमें एक्सक्लूड करके चलेंगे हम रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन को, बनेगा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। ये हमारे पास हमारे प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लगभग 40 से 60% के बराबर होता है। जितने भी हमारे पास वियर्स और बराजेस होते हैं वो जनरली हमारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड या हमारे पास डिजाइन या फिर हमारे पास रीअकरेंस इंटरवल ऑफ 100 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए लेके चलेंगे। और हमारे पास प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड या फिर हमारे पास रीअकरेंस इंटरवल ऑफ द 1000 ईयर्स, इन दोनों से जो भी मैक्सिमम होगा इसको लेके चलेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या मेजर डैम्स के लिए। तो हमारे पास यहां पर हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज सेम एज द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, बिल्कुल भी नहीं होता। द फ्लड विद रिटर्न पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, नहीं, ये तो हमारे पास प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। डिराइव्ड फ्रॉम द सीवियर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस एनीवेयर इन द कंट्री, हो सकता है। डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन से थोड़ी डिराइव होता है, ये तो उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से डिराइव होता है, एक्सक्लूडिंग क्या, हमारे पास हमारे रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट 100 ईयर फ्लड इज इक्वल और एक्सीडेड एटलीस्ट वंस इन 100 ईयर्स, एटलीस्ट वंस इन 100 ईयर। तो एटलीस्ट वंस बोला है मतलब रिस्क पूछी है, और रिस्क क्या होगा, 1 माइनस पी की पावर एन के बराबर। यहां पर पी आ जाएगा 1/t इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास अगर हम n की बात करते तो n यहां पर दे रखा है ऑलरेडी 100 के बराबर, तो रिस्क कितना आ जाएगा, रिस्क वुड कम आउट टू बी एज 1 माइनस 0.01 की पावर 100, तो 1 माइनस 0.99 की पावर 100 के बराबर। कहीं पर दे रखा है क्या, ये कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। तो 0.99 की पावर 100 जो है वो नियर अबाउट हमारे पास कितना आएगा, 0.36 के बराबर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64 विच इज इक्वल टू 64% के बराबर। आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी शुड बी दी करेक्ट आंसर।
चलिए अगला सवाल है हमारे पास, ठीक उसी पैरामीटर से रिलेट कर रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा। हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इंक्लूड्स कैटेस्ट्रोफिक फ्लड, नहीं। इंक्लूड्स फ्लड ऑफ सीवियर कंडीशन, सही बात है। पीक फ्लो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा, या फ्लड ऑफ डिजायर्ड रिकरेंस इंटरवल। देखो आपके पास, आपको कंडीशन लेके चलना है कि आपके पास कितने तरह के फ्लड हैं। देखो एक होता है मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड या पीएमएफ, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। वो इतना खतरनाक होता है कि उसकी वजह से हमारे पास कई सारे डैमेज होने के चांसेस बनते हैं, और जो डैमेज हमारे पास हो सकता है दैट डैमेज कैन बी कैटेस्ट्रोफिक। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड इंक्लूड्स कैटेस्ट्रोफिक फ्लड, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इंक्लूड फ्लड ऑफ सीवियर कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। तो ए के लिए 2 हो जाएगा, बी के लिए 1 हो जाएगा। देखते हैं जरा कहां पर है, ए के लिए 2, बी के लिए 1। यहां पर दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन और यहां दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन, ये दोनों हो जाएंगे गलत। अब बात करते हैं डिजाइन फ्लड और मैक्सिमम फ्लड। मैक्सिमम फ्लड हमारे पास अगर हमें पता करना है तो क्या हो सकता है, हमारे पास पीक फ्लो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा, जो भी हमारे पास डाटा हमने ऑब्जर्व किया उसमें से जो सबसे पीक वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमम फ्लड कहलाएगा। तो हमारे पास ये बन गया इसके साथ। डिजाइन फ्लड का मतलब ये होता है कि हम ऐसा एक फ्लड की वैल्यू लेके चलना चाहते हैं जिसके लिए हम हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो फ्लड ऑफ डिजायर्ड रिकरेंस इंटरवल, जिसके लिए हम हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, वही हमारे लिए क्या बनता है, डिजाइन फ्लड। तो सी के लिए हो जाएगा 4 और डी के लिए 3। तो आंसर कहां पर मैच कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज टुडेज सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी कुछ सीख रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों से। टिल देन गुड बाय।